हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एनटीयू यूजी नेट ने जो भी आज तक पूछा है। ठीक है, ये हम लोग दिसंबर 2013 का करने वाले हैं। इससे पहले जून 2013 का पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। ये दिसंबर 2013 का पार्ट 1 है। ठीक है, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के महत्व के बारे में मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि यदि आप नए हैं, है ना, या आप तैयारी करने के लिए जुड़े हैं, या बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हर हाल में जो भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को पास करते हैं, वो उनके द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गहन अध्ययन किया जाता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में सीधे तौर पर 20 से 25% सवाल ऐसे होते हैं जो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसकी कई प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। प्राचीन भारत की अलग प्लेलिस्ट बन रही है, मध्यकालीन भारत की अलग प्लेलिस्ट बन रही है। यदि अभी तक आप लोगों ने प्राचीन भारत की प्लेलिस्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखें। ठीक है, पहले आप 1-2 क्लास देख लें। यदि आपको सेटिस्फाइंग लगता है कि आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए, ये चैनल आपको कुछ अच्छा दे रहा है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, आइए आज शुरू करने से पहले एक बात और, हाँ, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होते हैं या जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध कराता हूँ। और ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, जो कि चैनल का लिंक है, ये भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दिया रहता हूँ। आप यहाँ से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का है। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे सवाल जो मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये कुछ क्वेश्चन कुछ क्या, इसमें लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर साल यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला सवाल है, शुरू करते हैं। अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी के अनुसार अंतज्य थे, कौन थे? ठीक है, अल बरूनी के अनुसार अंतज्य कौन थे? तो अंतज्य की बात की जा रही है। ठीक है, अंतज्य की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी, जिसकी किताब का नाम था किताबुल हिंद। ठीक है ना, क्या नाम था? किताब उल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद, ये इसकी किताब का नाम था। इसकी किताब का एक अन्य नाम भी था, उसे तहकीक हिंद कहा जाता था। ठीक है ना, तहकीक ए हिंद, यानी किताबुल हिंद को ही तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता था। तो इसी पुस्तक में इसने अंतज्य के बारे में घोषणा की है, अंतज्य के बारे में बात कही है। क्या थे वो? तो वो थे शूद्रों से, है ना, शूद्रों को अंतज्य कहा है इसने, कि शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। ठीक है ना, शूद्रों से भी निम्न, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक ग्रंथों में 4 प्रकार की जातियां थी। ठीक है ना, कौन कौन सी जाति थी? सबसे ऊपर थी ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद कौन थे? क्षत्रिय। ठीक है, उसके बाद कौन थी? वैश्य। और उसके बाद है शूद्र का नंबर आता है, जो कि सबसे निचली जाति होती थी। लेकिन इससे भी नीचे की जाति, ठीक है ना, इससे भी नीचे की जाति, और उस जाति के कितने? 8 प्रकार के शिल्पी, 8 शिल्पी। ठीक है ना, 8 शिल्पी इनका संघ था। ठीक है, तो इन्हीं 8 शिल्पी संघ को इन्होंने अंतज्य कहा है। ठीक है ना, क्या कहा है? अंतज्य कहा है। और इन्हें क्या कहते हैं कि इन्हें समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग का स्थान प्राप्त नहीं था। ये किसी प्रकार के वर्ग नहीं थे, है ना। ये चारों तो वर्ग हैं, ये चारों क्या हैं? वर्ग हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? 8 शिल्पी संघ जो है ये वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इन 8 शिल्पी संघ में आते कौन कौन थे? इन 8 शिल्पी संघ में आते थे चमार, जुलाहे। ठीक है ना, चमार आते थे, जुलाहे आते थे, मछली पकड़ने वाले आते थे, मछली पकड़ने वाले। ठीक है,
और कौन आते थे? टोकरी बुनने वाले आते थे, टोकरी बुनने वाले। शिकारी, है ना, ये सारे लोग जो थे, ये शिल्पी, सॉरी, ये सारे लोग जो थे ये शूद्रों से भी निम्न जाति के थे और इन्हें ही 8 शिल्पी संघों को ही अल्बेरुनी ने अंतज्य कहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो भी मैं फैक्ट्स लिखाता हूँ, इन फैक्ट्स को कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं, उसे नोट्स जरूर करें, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इलबड़ी, ठीक है ना, इलबड़ी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पैबोस और नौरोज, ठीक है ना, सिजदा क्या होता है? सर झुकाना। पैबोस क्या होता है? हाथों और पाँवों को चूमना, है ना। और नौरोज एक प्रकार का त्योहार है, ठीक है ना। तो जिसने सिजदा, पैबोस और नौरोज प्रारंभ करवाया वह कौन था? तो ये करवाने वाले हैं बलबन, ठीक है ना। बलबन ने ही दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पैबोस और नौरोज प्रथा को लागू करवाया था, ठीक है। और बलबन के द्वारा ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। पिछले सेशन में यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लें, उसमें बलबन से रिलेटेड सवाल आया कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह रक्त की नीति, ठीक है ना, ये बलबन के द्वारा थी, ठीक है। सिजदा क्या होता था? जैसे कि मैं पहले ही बता दिया, भूमि पर यानी कि जमीन पर लेटकर, ठीक है ना, जमीन पर लेटकर अभिवादन या सजदा, सर झुकाना, ठीक है, जमीन पर लेटकर अभिवादन करना, अभिवादन करना, ठीक है, इसे सिजदा कहा जाता है। पैबोस क्या होता है? तो सुल्तान के सिंहासन के निकट उसके चरणों को चूमना पैबोस होता है, ठीक है ना। सुल्तान के चरणों को चूमना, ये पैबोस होता है, ठीक है। और जो मैंने बताया नौरोज क्या है? ये एक प्रकार का त्योहार है, एक प्रकार का पर्व है, ठीक है ना। ये कैसा पर्व है? ये ईरानी पर्व है, ईरान में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को इसने बड़ी शान शौकत से इसे लागू किया। कहाँ लागू किया? अपने दिल्ली सल्तनत में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कथन और कारण दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कथन और कारण दे तो उसमें बीच में हमें क्योंकि लगाना होता है, ठीक है ना। क्योंकि लगाने से क्या होता है कि दोनों का रिलेशन बैठाने में हमें आसानी होती है। तो आइए पढ़ते हैं। तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृति को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया, ठीक है, ऐसा लिख रहा है कि अनुसरण नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी तुर्क मुसलमान आए थे उन लोगों ने क्या किया कि भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय, ठीक है ना, किसका? मानवीय, यानी कि किसी भी प्रकार की मानव आकृति या पशु आकृति को अंकित नहीं करवाया गया, ठीक है, ऐसा तुर्कों ने नहीं करवाया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ज्यामितीय एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पैनलों पर कुरान की आयतों को अंकित करवाया, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते थे? ये बात सही है। और वो क्या करते थे? जितने प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप होते थे, वो जितने प्रकार की फूल पत्ती होती थी वो, है ना, और कुरान की आयतों को ही, जैसे कुतुब मीनार पे भी आयत लिखा गया है, तो उनको इन लोगों ने अंकित करवाया था। तो दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं और हर एक ही सही व्याख्या भी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ साहित्य सूची 1 और सूची 2 दी गई है ना। तो उसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ साहित्यिक रचना दी गई है, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं, तो हमें इसे मिलान करना है। तो आइए मिलान करें। आबादुल हर्ब व अल शुजात, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं फ़क्र मुदब्बिर, ठीक है। तो अदाबुल हर्ब व अल शुजात के लेखक कौन है? फ़क्र मुदब्बिर, ठीक है। उसके बाद तबकात नासरी के लेखक हैं जियाउद्दीन माफ़ कीजिएगा,
तबकात नासरी के जो लेखक हैं वो है मिनहाजुस सिराज, ठीक है। तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाजुस सिराज, ठीक है। उसके बाद तारीख जहांगुशा, तारीख जहांगुशा के जो लेखक हैं वो है अता मालिक जुवैनी, ठीक है। तारीख जहांगुशा के लेखक हैं अता मालिक या मलिक जुवैनी, और तारीख फिरोजशाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तो जो मैंने अभी मिलान किया, इस मिलान के हिसाब से सही कूट तक हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। तो आइए मिलान करें। एक तरफ जो है कि शब्दावली दी गई है, ठीक ना, दिल्ली सल्तनत की मध्यकालीन इतिहास की शब्दावलियां हैं, और दूसरी ही तरफ उसका अर्थ दिया गया है। तो आइए उसे मिलान करें। एकताए तमलीक, ठीक है। तो एकताए तमलीक का मतलब क्या होता है? ये होता है वंशीय एकता, ठीक है ना। एकताए तमलीक का मतलब क्या है? वंशीय एकता। उसके बाद मजलिसे खलवत, मजलिसे खलवत कहते हैं राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक को, ठीक है ना। मजलिसे खलवत किसे कहते हैं? राजा और अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक को। महसूल किसे कहते हैं? तो प्रांत का कुल आय को महसूल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एकताए इस्तिगाल, ये क्या है? ये लघुकारिक फौजदारी है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी सही कूट तक हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। एक ऑप्शन नंबर 4 है जो कि बी और सी दोनों में है, बाकी किसी में नहीं है। बी का 1 है जो कि दोनों में है, और सी का 3 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकदार था, ठीक है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या? शिकदार था। तो शिकदार क्या था? तो जब बात करते हैं हम लोग 14वीं सदी की, ठीक है ना, 14वीं सदी में सल्तनत के विस्तार का जो कारण था, उसके वजह से इन्हें मतलब ज़िलों को कई ज़िलों में बांट दिया जाता था, ठीक है। तो जो कई ज़िलों में बांटा जाता था, है ना, 14वीं सदी में क्या होता था कि जो प्रांत होते थे, ठीक है ना, प्रांत को कई ज़िलों में बांटा जाता था, ठीक है, कई ज़िलों में बांटा जाता था, ठीक है। तो जिन ज़िलों को बांटा गया उन्हें शिक कहा गया, ठीक है ना। उन्हें क्या कहा गया? उन्हें शिक कहा गया, ठीक है। उन्हें क्या कहा गया? शिक कहा गया। और शिकों की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। और जो शिक का शासक होता था वह शिकदार कहलाता था। शासक क्या कहलाता था? शिकदार कहलाता था, ठीक है। और जो कि क्या होता था? परगने का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है ना। परगने का क्या होता था? प्रधान अधिकारी होता था, परगने का प्रधान अधिकारी, प्रधान अधिकारी यहाँ का परगने का, ठीक है ना, परगने का प्रधान अधिकारी होता था। इसका काम क्या होता था? शांति और सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था ये, ठीक है। और ये किसके अधीन था? ये फौजदार के अधीन था, ठीक है ना, फौजदार के नीचे थे, फौजदार के अधीन कार्य करता था, ठीक है, फौजदार के अधीन कार्य करता था। और कृषकों से राजस्व में जो भी वसूली होती थी उसमें ये आमिल की सहायता भी करता था, ठीक है। चलिए, तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, इन्हें जरूर नोट कर लें अपने नोटबुक में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से हमें कथन और कारण आया है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? बीच में क्योंकि लगा लेंगे ताकि दोनों के रिलेशन बैठाने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कारण। सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति में प्रथा में सम्मिलित हो गए। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन
नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है शेख नूरुद्दीन, ठीक है ना, शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी। तो शेख नूरुद्दीन ने किस चीज़ की स्थापना की थी? तो शेख नूरुद्दीन ने जो स्थापना की थी वो कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी, ठीक है ना। और इस पर उन्होंने क्या दिया था? उस पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, ठीक है, एकता पर बल दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी। उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती थी, बल्कि वो सुल्तान के इस पर इच्छा पर निर्भर करता था कि उन्होंने उसको अपने यहाँ अपने दरबार में रखा है कि नहीं, नौकरी दी है कि नहीं दी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उलेमा ने सुल्तान को दैवीय शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी। उलेमा ने सुल्तान को दैवीय शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी, नहीं, ये बात भी गलत है। सुल्तान अपने आप को दैवीय बोलते थे, बलबन खुद बोलता था कि वो दैवीय सिद्धांत उसने अपने आप को माना था कि मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूँ, इस तरह का बलबन बोलता था, ठीक है। नेक्स्ट है उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छा अनुसार छोड़ नहीं सकता था, ये बात भी बिल्कुल गलत है। उलेमा को सुल्तान जब चाहे तब रख सकता था, हटा सकता था, वो सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। यानी ये ऑप्शन तीनों गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आमतौर पर तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी ये सुल्तान हुए उसमें से कुछ सुल्तान को छोड़ दिया जाए तो उलेमा लोग और सुल्तानों में मतभेद ही रहता था, ठीक है ना, अधिकतर में मतभेद ही दिखाई पड़ा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया, ठीक है ना। बहमनी साम्राज्य पर वृत्तांत लिखा, किसने लिखा? तो वो लिखे थे ए निकितीन, ठीक है ना, ए निकितीन। ये यहाँ कब आए थे? 1470 में, ठीक है ना। और कितने साल रहे? 1474, यानी टोटल 4 साल तक रहे, ठीक है ना। और किसके दरबार में आए थे? ये आए थे बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासन काल में, है ना। किसके शासन काल में? शासन किसका था? शासन था मोहम्मद तृतीय, है ना, मोहम्मद तृतीय के शासन में ये आए थे, शासनकाल में आए थे। और ये पेशे से क्या थे? ये रूसी घोड़े के व्यापारी थे, ठीक है ना। ये रूसी घोड़ों के व्यापारी थे, ठीक है, रूसी घोड़ों के व्यापारी थे। इन्होंने ही अपने वृत्तांत में बहमनी शासन के अधीन राज दरबार, सेना, लोगों की दशा का विवरण दिया है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ सही है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फरिश्ता भी इस बात की पुष्टि करता है, फरिश्ता ने भी अपने पुस्तक में, अपने वृत्तांत में इस बात का वर्णन किया है, फरिश्ता ने पुष्टि की है, ठीक है, इस बात की, ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया, यह बात भी बहुत सही है, एकदम सही कही गई है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया था, उन्होंने पुस्तकों को काफ़ी संख्या में इकट्ठा किया था। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत ही रुचि रखता था, इसलिए वह कहीं भी अपने अभियान में या कहीं भी वह आना जाना करता था, है ना। तो अपने आवागमन की यात्रा के दौरान, सफर के दौरान वह अपने कुछ चुनिंदा पुस्तकों को अपने साथ रखता था। तो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही,
ठीक है। दीन इलाही प्राथमिक रूप से था, क्या था? तो दीन इलाही जो था वह विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना, ठीक है ना, ये था। दीन इलाही क्या था? विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। असल में अकबर ने 1581 में, ठीक है ना, 1581 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, या दीन इलाही की स्थापना की थी, ठीक है। 1581 में स्थापना की, ठीक है ना। किसने की? अकबर ने की, ठीक है ना, अकबर ने की दीन इलाही की स्थापना। अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही कहा, ठीक है ना। अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही कहा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को क्या किया कि सम्मिलित कर लिया और इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। मतलब सभी धर्मों में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी उन सभी धर्मों को, अच्छी अच्छी बातों को एक जगह इकट्ठा किया, है ना, सम्मिलित कर लिया और उसे दीन इलाही नाम दे दिया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं, ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है, यानी कि देहात की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? ठीक है, तो 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में तो ग्रामीण जनसंख्या जो मुगल साम्राज्य के लगभग 85%, ठीक है ना, 85% के लमसम में ये थी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि संभवतः आखिरी सवाल है। हाँ, संभवतः आखिरी सवाल है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का आखिरी सवाल। तो आखिरी सवाल है, राठौड़ विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो आइए विचार करें। जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौड़ विद्रोह हुआ, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया था। अगला ऑप्शन है, राठौड़ विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ, नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, रानी हाड़ी को, है ना, रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौड़ों एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था, ये बात सही है, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन में हमारा केवल 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। तो आइए देखते हैं सही कूट में ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 किस में है। तो वह है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो यही था आज का हमारा सेशन। तो आपको कैसा लगा बताएं। तब तक सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, जो कि इतिहास विषय से अगर आप नेट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, आपके अच्छे मार्गदर्शन के लिए ये चैनल आपको सफलता तक ज़रूर लेकर के जाएगा, ये मेरा वादा है। तो बने रहिए बिंदास हिस्ट्री के साथ। थैंक यू।